हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के सेकेंड यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एरेस, जिसमें हमने जाना था एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं और एरे की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। So function is a set of statements which take inputs, do some specific task computation and produce output. आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। दैट मीन्स आपके पास कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम फंक्शन बोलते हैं, जो कि एक इनपुट लेते हैं। कोई भी एक इनपुट लिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या करा, प्रोसेस करा, दैट मीन्स कंप्यूटेशन परफॉर्म करा, कोई एक टास्क परफॉर्म करा और फिर उसके बाद इस फंक्शन ने हमको एक दे दिया है आउटपुट। यही हमारे फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब होता है दैट अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच टेक इनपुट, डू सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस एंड प्रोड्यूस आउटपुट. The idea is to put some commonly repeatedly task together so that we don't need to write that code again and again and again. यहाँ पर जो मेन रीजन, जो आइडिया होता है या जो फोकस रखा जाता है फंक्शंस के टाइम पर, वो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक फंक्शन बनाने के लिए रखा जाता है, एक ब्लॉक बनाने के लिए रखा जाता है, जो कि हम बार बार रीयूज करने वाले हैं, रिपीटेडली कॉमनली रीयूज करने वाले हैं। तो अगर उन्हें हम फिर से रीयूज करने वाले हैं जब हमें उनकी जरूरत है, तो इसीलिए हम उनको एक ब्लॉक बना देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, और वो ब्लॉक तभी रन होगा, तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसको कॉल किया जाएगा। अभी हमने इसी टाइप की एक चीज पढ़ी थी, लूप्स, जिसमें हम रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को बार बार इटरेट कर पा रहे थे। लेकिन वहां पर हम क्या कर रहे थे, कुछ स्टेटमेंट्स को एक प्रॉपर इटरेशंस में एक के बाद एक प्रॉपर कंडीशन के साथ में एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो तभी रन करें जब हम उन्हें कॉल करें। दैट मीन्स जब हम उन स्टेटमेंट्स को कॉल करें, हम उनको रिपीटेडली मैनर में किसी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए, इटरेशंस के लिए रन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर जब उन्हें कॉल करना है सिर्फ तभी रन हो, तो वो कहलाता है हमारा फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यहाँ पर जो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है वो हमें फंक्शन के डेफिनेशन लिखने से पहले करना चाहिए। अभी फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, वो हम अभी समझते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन आप आपके मेन फंक्शन से भी पहले करिए। हमने जब बेसिक सिंटेक्स पढ़ा था C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उसमें हमने एक मेन फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हम कंप्लीट हमारा प्रोग्राम लिख रहे थे। उसी की तरह अब हम एक हमारे फंक्शंस बनाएंगे, या फिर हम जो ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम, हमारे C++ की लाइब्रेरी के अंदर है, उन फंक्शंस का यूज करेंगे। तो जो हम बनाएंगे उनका डिक्लेरेशन हमें पहले से ही करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर C लैंग्वेज में है तो टॉप डाउन अप्रोच ले रहे हैं और कंपाइलर जो हम यूज कर रहे हैं वो भी टॉप डाउन अप्रोच कर रहा है। तो इसीलिए उसे डिक्लेरेशन पहले मिल जाएगा फंक्शन का, तो उसे पता चल जाएगा कि इस नाम का फंक्शन, उसके पास कुछ ये पैरामीटर्स हैं, वो आगे जाके डिफाइन होने वाले हैं। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स रहता है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, हमारा फंक्शन जिस भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है एज आउटपुट, आपको बाहर एज आउटपुट वो रिटर्न कर रहा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, वो यहां पर रिटर्न टाइप होता है। इसके बाद हम यहां पे लिखते हैं फंक्शन नेम, जो भी हमारे फंक्शन का नाम होगा वो हम यहां लिखेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, जितने भी आपको पैरामीटर्स एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, और जैसा कि हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन करा है, इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करा। ये होता है प्रॉपर डिक्लेरेशन का सिंटेक्स। अगर मैं एक फंक्शन बनाती हूं, इंट रिटर्न टाइप हुआ, सम फंक्शन का नाम हुआ, पैरामीटर उसमें हुए 2 पैरामीटर, इंट ए, इंट बी, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन सम फंक्शन का। इस तरीके से अगर इसी फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
जैसा कि हमारा डिक्लेरेशन लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिखेंगे, लेकिन आपको याद हो मेन फंक्शन की डेफिनेशन के लिए मैंने आपको जब स्टेटमेंट्स बताए थे तो उसमें मैंने आपको कंपाउंड स्टेटमेंट बताया था कि कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड्स को कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं, और वो कैसे बताए जाते हैं, ब्रेसेस के अंदर लिखे होते हैं। तो यहां पर भी क्योंकि हम फंक्शन को एक कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह एक ब्लॉक ऑफ कोड बोल रहे हैं, इसलिए हम यहां पर ब्रेसेस का यूज करेंगे। तो जैसा हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा है उसी प्रकार से हम यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखेंगे, वैसी ही जैसी हमने डिक्लेरेशन में पैरामीटर्स बताए हैं। सो यहां पर हमारा आएगा इंट सम, हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनका टाइप, और अब यहां पर सेमी कॉलन ना लगाते हुए, क्योंकि हम स्टेटमेंट एंड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। सो ब्रेसेस के अंदर आपके पास ए और बी की जो भी वैल्यूज फंक्शन को कॉल करते टाइम दी गई होगी, वो वैल्यूज को हम यहाँ पर, या फिर अगर फंक्शन को कॉल करते टाइम नहीं दी गई थी तो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स बताए गए हैं तो फंक्शन को कॉल करते टाइम कोई ना कोई वैल्यू मिली ही होगी, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, रिटर्न ए प्लस बी, क्योंकि इसका एक रिटर्न टाइप था तो उसने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, वो भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू भी रिटर्न हो रही है, इसलिए रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट था। तो ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है डेफिनेशन और डिक्लेरेशन के बीच में डिफरेंस। यहां पर अब हमारा सवाल ये आता है कि हमें फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली जरूरत तो हमें हमारी डेफिनेशन में ही मिल गई फंक्शन की, ताकि हम कोड को रीयूज कर सके। फर्स्ट नीड ऑफ फंक्शंस इज सो दैट वी कैन रीयूज द कोड। कोड रिडंडेंसी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर हम एक ही कोड को, अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे 3 और 5 का सम करना है, तो वो इनपुट्स भी मैं यहाँ पर दे दूंगी तो 8 आंसर आ जाएगा। सेम लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ पर 7 और 8 के लिए रन कर सकती हूँ तो उसका आंसर रिटर्न हो जाएगा। सेम लाइन ऑफ कोड 1 और 2 के लिए भी रन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम कोड को रीयूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉलिंग। हम जिस तरीके से कॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इनपुट्स दे रहे हैं और हम सेम कोड को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा कोड होता है प्रोग्राम का, फंक्शंस के थ्रू ही हम उनको मॉड्यूलर बना पाते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर हमारे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो फंक्शंस के तौर पर ही करा। मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है कैलकुलेटर का, जिसमें हमें फंक्शंस बनाने हैं, ऐड का फंक्शन, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन, डिवीजन का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन। तो हमने ये चारों फंक्शन का कोड बनाने के लिए 4 अलग अलग डेवलपर्स को दे दिया। तो हमारा एक प्रोग्राम था, हमने उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में फंक्शंस के थ्रू डिवाइड कर दिया। जब वो चारों डेवलपर उन फंक्शंस को बना देंगे, क्रिएट कर देंगे, उसके कोड्स लिख देंगे, तो हमने उन सबको एक साथ एक प्रोग्राम में ऐड कर दिया, और हमारा जो मेन फंक्शन है वहां पर हमने उन फंक्शंस को विद इनपुट कॉल कर दिया। इस तरीके से हमारे यहाँ पे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की जो हमारा एडवांटेज है फंक्शंस के कारण वो दिख पाता है। फंक्शंस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर पाते हैं। इसी कारण जिन फंक्शंस की हमें डेफिनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है वो फंक्शन का काम क्या है, वी विल जस्ट कॉल दैट फंक्शन, जो कि हमारे ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर होगा। तो ये हमारे फंक्शंस के नीड होते हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात होगी, तो बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला टाइप होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है लाइब्रेरी फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस, प्रिमिटिव फंक्शंस, ये सब नाम इन्हीं के हैं। तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ डेवलपर, हम एज अ कोडर हम डिफाइन कर रहे हैं, वो फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे कि यहाँ पर जो सम फंक्शन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। वही हमारे पास जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी हमारी सी या C++ की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शन भी बोल सकते हैं, और हम उन्हें कॉल करते हैं विद इनपुट्स। इसका आप एग्जांपल देख चुके हैं। हमने अभी तक जितने भी
फंक्शंस हमने यूज करे हैं, सी आउट ऑब्जेक्ट हमने यूज करा, और आप फंक्शंस का जो मैंने आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन बताया है उसका आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जाकर देख सकते हैं सी और सी प्लस प्लस में, सी के 9th यूनिट में और सी प्लस प्लस के लिए 19th यूनिट में आप देख सकते हैं दोनों का ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फंक्शंस का। तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको वहां पे पता चलेगा कि हमने लाइब्रेरी फंक्शंस भी यूज करे हैं, जितने भी प्रैक्टिकल सीरीज है सभी में लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर रहे हैं। चाहे वो सी हो तो उसमें हमने प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन यूज करा है, जिसमें हम प्रिंटफ फंक्शन में जो टेक्स्ट जो हम एक्सप्रेशन प्रिंट करा रहे हैं दैट इज द इनपुट, और हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऐसे ही हमने स्कैनफ फंक्शन को भी कॉल किया है। यहाँ पर फिर हमारे पास जो ये फंक्शंस हैं उन्हीं को हम सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, ये सभी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये पहले से ही फंक्शंस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हम सिर्फ उनको कॉल कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं फंक्शंस के अंदर, पैरामीटर पासिंग टू फंक्शंस। मैंने आपको जो यहाँ पे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन बताया था, तो इस टाइम पर जो हमने पैरामीटर्स यहाँ पर पास करे थे, ये पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। जब भी जो पैरामीटर्स डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के टाइम पर पास होते हैं वो हमारा कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। द पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय द फंक्शंस आर कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो पैरामीटर्स हमारे कॉलिंग के टाइम पर पास होते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। मान लीजिए हमारा मेन फंक्शन है, उसके अंदर हम हमारे सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, उसकी वैल्यू प्रिंट कराना, हम डायरेक्ट सी आउट में कॉल कर देते हैं इसको। नॉर्मली कॉल करते हैं तो उसका तरीका होता सम, हमारे फंक्शन का नाम, और यहाँ पर हम इनपुट्स देते 3 और 5 हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो। तो ये पैरामीटर्स कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स और ये पैरामीटर्स कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। अभी इनको अगर हम आंसर प्रिंट कराना है तो ऐसे ना कॉल करते हुए, वैसे ये भी सही तरीका है, डायरेक्टली सी आउट में अगर हम कॉल करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। सो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे कॉलिंग के टाइम पे पैरामीटर्स पास होते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, जो हमारे डिक्लेरेशन डेफिनेशन पे पास होते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। इनको ध्यान रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब अब हम आगे समझेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, या फिर पास बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम से मिलते हैं, तो आप उस टाइम पर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स में बहुत अच्छा डिफरेंस देख पाएंगे। यहां पर हमारे पास दो सबसे पॉपुलर तरीके होते हैं पैरामीटर्स को पास करने का। पहला होता है पास बाय वैल्यू, जिसको हम कॉल बाय वैल्यू भी कह सकते हैं। यहां पर जो अभी आपको मैंने करके बताया है ये क्या है? पास बाय वैल्यू। In this parameter passing method, values of actual parameters are copied to the formal parameters, and the two types of parameters are stored and they have different memory locations. यहाँ पर जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज है वही हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में स्टोर हुई हैं, लेकिन ये दोनों ही इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशंस में सेव हुई है। इसी कारण जो भी हमारे चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर्स में यहाँ पर होंगे वो चेंजेस हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैंने यहां पर कर दिया होता a इक्वल्स टू a प्लस 2, तो उस केस में अब यहां पर जो चेंजेस होते हैं, यहां पर जो हमने वैल्यू है 3 और 5, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो वैल्यू रिटर्न होगी बस वो चेंज होगी, क्या होगी? 5 + 5 10 रिटर्न होगी, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं 3 और 5 वैसी की ही वैसी रहेंगी। इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख के समझते हैं। सो पास बाय वैल्यू में हमने ये जाना है कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज होती हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, फॉर्मल पैरामीटर्स में अगर कोई चेंज आता है तो। यहाँ पर हमने ये भी जाना कि एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज जो होती है वो वैसी की वैसे ही फॉर्मल पैरामीटर्स में पास होती हैं, लेकिन फिर भी दोनों इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशंस को होल्ड करते हैं। उसको हम एक प्रोग्राम की तरह देखें तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें मैं एक फंक्शन बना रही हूँ ABC नाम का, और उस फंक्शन का एक में यहाँ पर मैं मान लीजिए पहले डेफिनेशन लिख दे रही हूँ। अगर आप मेन फंक्शन से पहले डेफिनेशन लिख देते हैं तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर पैरामीटर्स में मैंने एक पैरामीटर बनाया है फॉर्मल पैरामीटर x नाम का, और इस फंक्शन के अंदर इस फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू जो भी पास होगी एक्चुअल पैरामीटर्स के थ्रू उनको मैं यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 20 लिख रही हूँ।
अब मेरे मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहां पर भी एक पैरामीटर बनाया है x नाम का, दोनों का नाम x रखते हैं। हम ये वेरिएबल्स के टाइम पर समझ चुके हैं कि अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड्स में हम सेम नेम से वेरिएबल्स डिक्लेयर डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोकल है इस फंक्शन के लिए, ये लोकल है इस फंक्शन के लिए। ओके, तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू कर दी है 10। ये एक्चुअल पैरामीटर यहां पर मैं बनाने की कोशिश कर रही हूं। तो मैं यहां पर जब ABC फंक्शन को कॉल करूंगी और मैं यहां पर एक्चुअल पैरामीटर x को पास कर रही हूं, दैट मींस यहां पर वैल्यू 10 पास हुई है। अब मैं यहां पर प्रिंट कराने की कोशिश कर रही हूं x की वैल्यू को। सो सी आउट x। सो आप जब इसका आंसर प्रिंट होगा उस टाइम पर आंसर यहां पे प्रिंट होगा 10। बट क्योंकि हमने यहां पर लिखा था x इक्वल टू 20, तो यहां पर तो 20 प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू हुआ था, इस x का जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग है, इस x का जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग है। तो जो भी चेंजेस इस x में हुए हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हमारे इस x में नहीं दिखेंगे और यहां पर सिर्फ 10 ही प्रिंट होगा। तो ये हमारा कॉल बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू भी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होता है पास करने का पैरामीटर्स को, वो होता है पास बाय रेफरेंस, या फिर उसको हम कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। यहां पर जो एक्चुअल पैरामीटर होता है उसका और फॉर्मल पैरामीटर होता है उसका, वो दोनों ही एक ही मेमोरी एड्रेस को शेयर कर रहे होते हैं, एक ही मेमोरी एड्रेस को रिफर कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो भी चेंजेस हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में होते हैं वही सेम चेंजेस यहां पर एक्चुअल पैरामीटर्स में भी शो होते हैं। तो कॉल करते टाइम हम यहां पर एक्चुअल वैल्यू को ना पास करते हुए हम यहां पर उसके एड्रेस को पास कर रहे हैं, रेफरेंस को पास कर रहे हैं। उसके कारण यहां पर जो वैल्यू पास होती है वो इस पर्टिकुलर का यहां पर एड्रेस पास हो रहा है। तो किस तरीके से होता है, चलिए यहां पर हम फिर से सेम हमारा जो प्रोग्राम है ABC, और यहां पर अब हम बना रहे हैं पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, जो एड्रेस कंटेन करता है किसी दूसरे वेरिएबल का, उसे हम कहते हैं पॉइंटर। तो यहां पर अब हम बना रहे हैं इंट पॉइंटर x, और अब हम यहां पर पॉइंटर x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। सेम प्रोग्राम जो हमने लिखा है वहां पर वही कर रहे हैं। 20 मेन फंक्शन के अंदर हमने यहां पर अगेन हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा था जिसकी वैल्यू हमने 10 डिफाइन करी थी, और अब हम कॉल करते टाइम यहां पर जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है उसका हम रेफरेंस पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। तो हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे x, और जब अब हम यहां पर प्रिंट कराएंगे x की वैल्यू, तो यहां पर हमारे आउटपुट के अंदर प्रिंट होगा 20। क्योंकि यहां पर एड्रेस पास हुआ था यहां पर, तो जो हमारे उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू है वो चेंज हुई है। मान लीजिए हमारा जो मेमोरी है उसमें हमारे पास x वेरिएबल जिसका एड्रेस है 700 और यहां पर वैल्यू है 10। तो हमने यहां पर एड्रेस ऑफ x पास किया है, दैट मींस यहां पर 700 पास हुआ है। तो यहां पर इस पॉइंटर के एड्रेस पर रखी हुई, यहां पर जो पॉइंटर x है वो क्या कंटेन कर रहा है, इसका एड्रेस। और इस तरीके से लिखने का मतलब ये होता है कि इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को हम यहां पर चेंज कर रहे हैं। सो वो 10 से 20 हो गई, इसलिए यहां पर हमारा 20 आउटपुट दिख गया। तो पास बाय रेफरेंस में जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उनमें जो भी चेंजेस हम करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज दे बोथ शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, दे बोथ रिफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन। फाइन। अब यहां पर हम फंक्शंस के जो हमारे कॉल बाय वैल्यू है और कॉल बाय रेफरेंस है उसमें हम जरा सा डिफरेंस देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू में अ कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू द फंक्शन, यहां पर वैल्यूज पास होती हैं। कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास टू द फंक्शन, यहां पे एड्रेस पास हो रहा है। कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द अदर फंक्शंस, यहां पर जो भी फंक्शन के अंदर चेंजेस हुए हैं वो अदर फंक्शंस में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। जबकि यहां पर देखा जाए तो चेंजेस मेड इन द फंक्शन विल रिफ्लेक्ट इन आउटसाइड द फंक्शन, यहां पर जो चेंजेस हुए हैं वो बाहर के दूसरे फंक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होंगे।
यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स विल बी क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, जबकि यहाँ पर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स विल बी क्रिएटेड इन सेम मेमोरी लोकेशन। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। तो हमने जो आज फंक्शंस टॉपिक पढ़ा है उसमें हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने सबसे पहला फंक्शन जाना था जो कि था मेन फंक्शन, वो हमें लगता है हम डिफाइन कर रहे हैं, हम बस लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया होता है हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि एवरी फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप। यहाँ पर हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, और अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो हम यहाँ पर वॉइड कीवर्ड का यूज करके कर सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं हो रही है। पैरामीटर्स में भी आप अगर कोई भी पैरामीटर्स बनाना नहीं चाहते हैं तो आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं, बट आपको ये एडवाइस की जाएगी खाली ना छोड़ते हुए आप ऐसे लिखें, वॉइड ABC वॉइड। इससे कंपाइलर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके पास कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। यहाँ पे जो हमारे फंक्शंस होते हैं हम उन कोड को रीयूज कर पाते हैं बार बार फंक्शन कॉल करते हुए, और कॉल करने के भी दो तरीके हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। फंक्शंस में आप और पैरामीटर्स, यहाँ पे पॉइंटर्स भी पास कर सकते हैं एज पैरामीटर्स, एरेज भी पास कर सकते हैं एज पैरामीटर। आप एरेज किस तरीके से पास करेंगे एज पैरामीटर, स्ट्रिंग्स किस तरीके से पास करेंगे एज पैरामीटर, वो हमारे फंक्शंस का जो प्रैक्टिकल हमने किया है हमारे BC के प्रोग्रामिंग सीरीज में, C में भी और C++ में भी, उसका 19th यूनिट और 9 यूनिट, C का 9 यूनिट और C++ का 19th यूनिट में आप जाकर फंक्शंस का इंप्लीमेंटेशन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एरेज, स्ट्रिंग्स, रेफरेंसेस, फंक्शन एज अ रेफरेंस, हम फंक्शन को भी किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, इवन रिकरिंग फंक्शंस भी हम यहाँ पर पता कर सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस भी क्या होते हैं जब फंक्शंस एक दूसरे के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं। इन सभी का हमने प्रैक्टिकल पूरा इंप्लीमेंटेशन C++ और C में करके बताया है, तो आप वहां जाकर 9 यूनिट और 19 यूनिट में जाकर रेफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन टॉपिक।